हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे के लिए प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, उनका ताल्लुक बिहार से है, शेखपुरा से, और चेन्नई में एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साउथ एशिया के मुल्कों से खास उनकी दिलचस्पी भी है, ताल्लुकात भी हैं, और बहुत से अखबारात में लिखते रहते हैं। हमारे चैनल के लिए ये एक खास प्रोग्राम है जो हर फ्राइडे को साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ होता है। तो मुख्तलिफ मुल्कों में जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं साउथ एशिया के, उनमें जो बड़ी खबरें होती हैं उस पर चर्चा करते हैं। आज सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ एक बार फिर अफगानिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि तालिबान सरकार दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, उस पर कुछ बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान से भी कई खबरें हैं, जिसमें इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इलेक्शन की बात भी हो रही है। ये बड़ी कमाल की बात है, शायद ये पाकिस्तान में ही मुमकिन है कि लीडर जेल में है और इलेक्शन लड़ रहा है लंदन में। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं पाकिस्तान से, और बांग्लादेश में जो पिछले दिनों तख्ता पलट हुआ है, उनकी जो साबिक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आउस्टेड कहा जाए, ये भागी हुई कहा जाए, वो भारत में है, और अब उनकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। जो मोहम्मद यूनुस की सरकार, इंटरिम सरकार है, उनकी तरफ से कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी भी मुश्किलें बढ़ें, शेख हसीना की और भारत सरकार की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा भारत के पड़ोसी मुल्कों में, कई मुल्कों में कुछ प्रोमिनेंट लोगों को भारत से शिकायत है, और शिकायत तो बहुत लोगों को होती है, लेकिन जब खुल करके कोई बात कही जाती है जॉइंट स्टेटमेंट की शक्ल में, वो एक आया है जो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के कुछ अहम लोग, उनका कहना यह है कि भारत हमें एक तरह से परेशान बहुत करता है, वो अपने रास्ते पर चले, हम अपने रास्ते पर चले, तो शायद सुकून के पड़ोसियों के तरह से जी सकते हैं। जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। हम शुरू कर रहे हैं फिर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आपने एक खबर बताई थी जिसमें कहा था कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, जो अपने आप को इस्लामिक एमिरेट कहती है, उसने बहुत से मुल्कों में अपने एम्बेसियों के लोगों को इल्लीगल करार दिया था। उसके बाद शायद कोई प्रेशर है, क्या कुछ है, क्या खबरें हैं अफगानिस्तान से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। हमारे सामईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम लोग जो है चर्चा का आगाज अफगानिस्तान और काबुल और तालिबान और एमिरेट्स, इस्लामिक एमिरेट्स से करते हैं। जो बड़ी खबर है आज वो ये है कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो मतलब एक 4-5 देशों का एक संगठन है जिसका मेन जो हब है, जो एक्टिविटी है, वो है दुबई है। और वहाँ की जो सरकार है उसने तालिबान के एम्बेसडर को रिकॉग्नाइज कर लिया है, और तालिबान का एम्बेसडर जो है उसका नाम है बदरुद्दीन हक्कानी, जो कि बाकायदा वो वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ उनका जो एम्बेसी है वो अफगानिस्तान की खुल गई है, और वहाँ एम्बेसडर आकर के उन्होंने अपनी जगह ले ली है। अब ये जो है ये तीसरा मुल्क है या चौथा मुल्क होने वाला है। एक तो चाइना का हो ही चुका था, एक ईरान है, एक पाकिस्तान है और एक रशिया है। अब ये यूएई भी उसमें शामिल हो गया है, जिससे बाकायदा डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो अफगानिस्तान के, तालिबान के और यूएई के खुल गए हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है अफगानिस्तान के और तालिबान के बढ़ते हुए ग्लोबल रिश्ते से, कि अब ये लोग जो हैं ये रुक नहीं रहे हैं अमेरिका के और वेस्टर्न यूरोप के उस दबाव पे कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और रिकॉग्नाइज तो करें या ना करें, उनकी एम्बेसी जब खुल गई तो रिकॉग्नाइज कर ही लिया आपने। भले ही आप कहें कि हम ना रिकॉग्नाइज करें, लेकिन एम्बेसी हम खोल रहे हैं, तो वो तो उन्होंने डिसीजन ले लिया। उनके जो है एम्बेसडर भी जाके वहां बैठ गए हैं। अब वो जो भी काम, क्योंकि दुबई जो है वो ग्लोबल हब है,
सारी दुनिया से लोग जो हैं वो दुबई का रुख करते हैं और वहां से फिर अलग अलग कंट्रीज की तरफ जाते हैं। तो वहां जो अगर मान लीजिए कोई एम्बेसी अगर खुल जाती है तो वहां से जैसे चाइना से बीजिंग से अब डेली फ्लाइट हो गई है काबुल के लिए, लोग क्या बीजिंग से काबुल आ रहे हैं, काबुल से बीजिंग जा रहे हैं। अब यूएई से जो फ्लाइट्स आती हैं वो भी काबुल आने लगेंगी और वहां से भी जो है बिजनेसमैन वगैरह जो हैं वो आएंगे यूएई और वहां से वो अपना वीजा लगवाएंगे और वहां से वीजा लगवा करके वो मतलब अफगानिस्तान में आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब संकेत है तालिबान के बढ़ते हुए मतलब ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। तो ये खबर जो है इसको मतलब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कहते हैं कि अगर अमेरिका नहीं अगर रिकॉग्नाइज करता है, वेस्टर्न यूरोप नहीं रिकॉग्नाइज करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही जो है किसी न किसी दिन उन्हें मतलब थक हार के करना पड़ेगा, क्योंकि जब इतने लोग उनके साथ रिश्ते बना लेंगे और अपनी डिप्लोमेटिक मिशन चला लेंगे तो फिर वो करे या ना करे वो तो एक औपचारिकता ही रह जाती है। जी अच्छा, टेक्निकली क्या उसको जो नए जो नुमाइंदे गए उन्हें एम्बेसडर कहा गया है, या चूंकि इससे पहले कुछ महीने पहले से खबरें आ रही थी कि अफगानिस्तान अपने यहाँ की टूरिज्म बढ़ाना चाहता है और एम्बेसियां उनके काम कर नहीं रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, तो वो वीजा कहाँ से लिया जाए? तो गल्फ से यूएई से कोई एक रास्ता बनाने की कोशिश थी कि मुख्तलिफ मुल्कों से लोग यहाँ आए, यहाँ से वीजा लें और दुबई से फ्लाइट लेकर के काबुल पहुंच जाएं। क्या यह इसी हद तक है या पूरी तरह से एम्बेसडर लेवल है? जो मैं बैकग्राउंड इसकी ये बता देता हूँ कि 30 जून और 1 जुलाई को यूनाइटेड नेशन का एक दोहा राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था और उसमें तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया था कि आप जो हैं आप ही रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के और आप आइए, और वो गए भी थे वहां पे। वहां ये जो पूरे तालिबान का डेलीगेशन है, उसके बाद से तालिबान ने कहा था कि बहुत जल्दी हमें यूएई रिकॉग्नाइज करने वाला है और हमारी एम्बेसी वहां खुलने वाली है, हमारी जो बातें हैं वो बहुत हाई लेवल तक पहुंच गई हैं। तो अब उसी हाई लेवल का नतीजा ये है कि अब ये यूएई ने अनाउंस किया कि हम जो है उसकी एम्बेसी यहाँ खोल रहे हैं। ये अभी हमें मालूम नहीं हुआ कि वो एम्बेसडर है, बल्कि वो फोटो भी आ गया है बदरुद्दीन हक्कानी का, और बदरुद्दीन हक्कानी जो है वो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वहां के और होम अफेयर्स देखते हैं, और वो हक्कानी नेटवर्क है जो कि पूरी मिलिट्री संभालता है अफगानिस्तान की, और वो जो है खुफिया एजेंसी भी पहले पाकिस्तान में हुआ करती थी, वो हक्कानी ग्रुप ही कहलाता है। वो एक अलग ही प्रोजेक्ट है जो कि वो इंडिया के का भी दुश्मन है और क्या क्या है, जिसको अमेरिका टेररिस्ट कहता है हक्कानी को, ये उन्हीं के फैमिली से करते हैं। जी हाँ। तो ये जो है ये बहुत बड़ी खबर है कि यूएई में अगर वो बेस बना लेते हैं तालिबान या अपने अफगानिस्तान, तो उनका जो है बहुत एक तो टूरिज्म बढ़ जाएगा, दूसरी और जो तिजारतें हैं वो भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो कोई एक आइसोलेटेड जगह नहीं है, वो तो एक ग्लोबल हब है, वहां पे पूरा सप्लाई चेन है और पूरे बिजनेसमैन जो है हर लोग दुबई में आते हैं और दुबई से जाते हैं। तो ये तालिबान के लिए इसमें एक पहलू है जिसमें मुझे तो बहरहाल मैं इसको शक की नजर से देख रहा हूं, और शक के बाद ही तहकीक होती है। शक यह है कि क्या यूएई की हैसियत है कि अमेरिका को नाराज करके उसने ये ऑफिस खुलवा दिया हो? देखिए ये इसका सवाल तो ये बहुत मुश्किल चीज है। ये तो जो जिन लोगों ने खेल खोला है वो उन्होंने ही जो है बहुत सारी चीजें इंडिया कर देती है, वो बिना अमेरिका के वो रशिया चले जाते हैं हमारे मोदी साहब, वहां जाकर के वो सब कुछ कर लेते हैं। तो क्या मतलब अमेरिका को खुश करने के लिए कर रहे थे रशिया जाने के लिए? अभी वो यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। तो अब इन सब का जवाब जो है हमारे ऐसे छोटे पत्रकार से मुश्किल है। ये तो वही लोग हैं जो यूएई को चलाते हैं, वही बता सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। बहरहाल वो यूएई और सऊदी अरब और अमेरिका और इजराइल, ये सारी बहरहाल एक तिगड़ी चौगड़ी जो भी कुछ कहा जाए, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वाकई बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों को नजर आती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आंखों के सामने नहीं होती। अच्छा, अब एक खबर आ रही है ईरान और अफगानिस्तान के बीच में ड्रग कंट्रोल के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ है। अभी पिछले दिनों एक डेलीगेशन गया है, वो क्या कुछ है, किस तरह से ये काम करेगा? चूंकि ईरान ने अब से पहले एक एग्रीमेंट का और ऐलान किया था। वो ईरान का जो हेरात अफगानिस्तान का शहर है, जो ईरान के नजदीक का शहर है, वहां से चीन तक ट्रेन लाइन और ट्रेन बिछाने का काम ईरान ने तालिबान सरकार के बाद
आने के बाद लिया था। तो क्या ये ईरान और अफगानिस्तान की क्या लगता है, ये ज्योग्राफिकल मजबूरी है या नजरियाती मेल खा रहा है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपने जो देखिए, अफगानिस्तान से जो खबर है पहले उसको समझ लें, और ईरान के हवाले से, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में भी मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाइना को उसने कॉपर माइंस को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने संधि कर ली है और वो माइनिंग शुरू हो गई है वहां पे। अब उसके फर्दर उसी के डेवलपमेंट में ये है कि चाइना ने 12 ट्रक वहां से माइन से कॉपर निकाल के 12 ट्रक या उससे भी ज्यादा वो अफगानिस्तान के रोड रूट से ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट पे ला करके शिप में लोड करवा दिया है। और अब वो शिप जो है वो चाइना की तरफ जा रहा है अभी आज के डेट पे। ये चीज हो रहा है। अब अफगानिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि कराची पोर्ट और वो बंदर अब्बास पोर्ट और ये वो अब उन सबको छोड़ दिया है उसने। अब वो चाबहार पे ही लगा हुआ है। उसने कहा कि ये पोर्ट से जो है हमारी नजदीकी बहुत ज्यादा है और हम टर्की और बांग्लादेश कई 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 मतलब मुल्कों के नाम लिए हैं उसने, जहां के हम अपना सामान वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो चाबहार के लिए जो है ईरान ने मतलब एग्रीमेंट दे दिया है और वो चाइना को भेजने के लिए, और चाइना से ईरान के भी संबंध अच्छे हैं। तो अब रेल लाइन जो है वो बनेगा, कब बनेगा नहीं होगा उसमें तो अभी टाइम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कारोबार चाइना के साथ और ईरान के साथ शुरू हो गया। जी 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 जी। चाबहार पोर्ट जो है वो यूज हो रहा है। अब ये जो ड्रग्स का मामला है तो वो भी मामला जो है वो भी बहुत ही अहम है। वो इसलिए कि ये ड्रग्स जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं अफगानिस्तान में, और वहां से ये सदियों की बात है, ये अभी की बात नहीं है। वहां से वो ईरान जाते हैं और ईरान से बाई पोर्ट वो दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ईरान भी जो है उसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान कहलाया जाता है। वो ड्रग स्टेट के लिए बहुत जमाने से मशहूर है गोल्डन ट्रायंगल, जहां से कि वो अफगानिस्तान से प्रोडक्शन होता है और पाकिस्तान और ईरान से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब जो खबर की बात आप कर रहे हैं कि ईरान ने एक संधि की है अफगानिस्तान के साथ कि वो ड्रग्स को वो कंट्रोल करेंगे। तो ये जो पॉपी कल्टीवेशन है जिसमें बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो नशीली दवा जो है और वो पॉपी की खेती होती है, अफीम की खेती होती है, उसको वो तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं, बार बार तालिबान कह रहे हैं। तो अब ईरान भी उसमें कूद गया है और उसने कहा कि हम यहाँ, हमारे यहाँ जो है ये अगर ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं प्राइवेट ट्रक वाले या प्राइवेट वाले तो उनको हम रोकेंगे। और ये जो ड्रग्स का जो मामला है इसके ऊपर उन्होंने संधि कर दी है कि कोई ट्रक जो है वो ईरान से, अफगानिस्तान से ईरान नहीं जाएगा और वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब बहरहाल ये जो ये नशे वाला सामान है, नशे की चीजें, चूंकि उसमें पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा कमाई है और इसलिए वो स्मगलर जो है वो काम करते रहते हैं। ईरान में काफी सख्त कानून है उसको कंट्रोल करने के लिए, कई बार फांसी तक की सजा भी होती है ईरान में। तो ये बहरहाल एक बहुत ही अहम, एक तरह से लैंडमार्क किस्म का एक वो है एग्रीमेंट ईरान और अफगानिस्तान के बीच। दोनों ही मुल्कों को शायद उसको रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में आसानी होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जब से इमरान खान की सरकार गिरी, जब से बल्कि इमरान खान ने अमेरिका की पोल खोलनी शुरू कर दी कि साहब वो हमारे हर मामले में दखल देता है, तब से पूरे पाकिस्तान जो है वो मुसलसल एक बेचैनी की सी हालत में, अनईजी हालत में है। नई सरकार बन गई उसके बाद भी अभी क्या सूरत हाल है, क्या कुछ नई खबरें हैं? जी, अभी जो बहुत अहम खबरें हैं, अहम खबर है जो पिछली बार हमने हल्का सा डिस्कस किया था, अब उसके ऊपर कुछ और मतलब उसके लेयर्स मतलब खुल रहे हैं। वो है आर्मी चीफ जनरल फैज हमीद, जो कि आईएसआई के चीफ रह चुके हैं। उनको अरेस्ट कर लिया है अभी। जो आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उनकी अरेस्ट हो, वो उन्होंने अरेस्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मतलब, और उनका कोर्ट मार्शल होने वाला है मतलब उनका फैज हमीद साहब का। अब उसमें खबर ये आ रही है कि फैज हमीद जो है वो इमरान खान के और तहरीक इंसाफ पार्टी के बड़े क्लोज थे, और अब ये जब पकड़ के जब इनके ऊपर ट्रायल होगा तो ये इमरान खान का पोल खोलेंगे कि इमरान खान कितने मतलब
उनके अंदर क्या-क्या बुराइयाँ थी और कैसे वो अपने आप को मतलब ऑल व्हाइट जो उनकी इमेज है और सबसे वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, वो नहीं है। और इमरान खान जो है का पोल जो है वो मतलब जब वो ट्रायल में आएँगे तो वो खोलेंगे, ऐसी बात कही गई है। तो अब इसके आगे ये हुआ है कि इमरान खान ने एक मतलब ट्वीट तो नहीं, एक कमेंट अपना जो है बाहर लेके आए हैं। उन्होंने आसिम मुनीर को या जनरल हेडक्वार्टर्स को आर्मी में कहा है कि फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, ना कि क्लोज़ डोर में आप ट्रायल करके जो चाहे मीडिया को दे दें। तो उस पर आसिम मुनीर ने कहा है कि जब आप आएँगे ट्रायल में, या उनका ये कहना है कि फैज़ हमीद आपका नाम तो ज़रूर लेंगे और जब आपका नाम लेंगे तो आप जो है मतलब क्रिमिनल हो जाएँगे और फिर आपको आएँगे ट्रायल करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब आप ट्रायल में आएँगे तो उसको मैं पब्लिक कर दूँगा कि आपने क्या-क्या गुल खुलाए थे अपने मतलब टेन्योर में। तो अब इमरान खान और आसिम मुनीर का यही मतलब डायलॉग कह लीजिए कि वो कह रहे हैं। इमरान खान ने अपने बचने के लिए कहा कि 2018 तक जब मैं वहां पे जब था, जबकि फैज हमीद ने जब रिटायरमेंट ले ली थी, उसके बाद से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है उनसे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है फैज हमीद के हवाले से। अब फैज हमीद के लिए क्योंकि अब पूरा रुख जो पाकिस्तान का है वो अब इमरान खान से हटके फैज हमीद पे आ गया है और अब फैज हमीद जो है वो सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बन गए हैं। अब इसमें भी जो है ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ अब मैं आपको अंदर की बात करूं, अब मैं कुछ ज्यादा अपने बारे में नहीं बताना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है और नाम भी मैं बता देता हूं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। उसका नाम है अफसार आलम। उसको शायद मिलिट्री ने खरीद लिया है और वो समा टीवी पे बैठ करके इमरान खान की बुराइयां कर रहा है। और वो मेरे साथ दो महीने हमारे साथ दुनिया घूमता रहा था। अमेरिका में हम साथ थे और बहुत मतलब आजकल वो जिसको कहते हैं ना कि बड़ा एंकर हो गया है और बहुत बड़ा पॉल हो गया है। वो स्पेशलाइज करता है, उसकी पूरी सहाफत जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के करंट, वो पर्सनली आर्मी इसको भी जानता है, फैज हमीद को भी, आसिम मुनीर को 1 to 1 उसका रिलेशनशिप है। जितने भी जनरल बाजवा और ये वो सबका नाम उसको मतलब हिफ्ज है। और आजकल वो समा टीवी पर बैठ करके आसिम मुनीर को और आर्मी को जो है वो मतलब उनको सुरखरू बना रहा है, जो विलन बने हुए थे उनको ये उनका इमेज चेंज कर रहा है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं वाली बात है। वही काम वो कर रहा है। मैं उसको देखता रहता हूँ टीवी पे, सुनता रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, और उसमें जाहिर सी बात है मैं उसको जानता हूँ, उसकी घुट्टी को जानता हूँ मैं। तो वो कुछ बड़ा ही खेल है जो कि आर्मी वो देखिए अमेरिका की गुड बुक में है ये। और अमेरिका की गुड बुक में एक साहब को मैं और जानता हूं बिल्कुल पर्सनली, जैसे आप जानते हैं ना। मैं भी 3 हफ्ते शाह महमूद कुरैशी के साथ एक अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के एक्सचेंज प्रोग्राम में 98 में था और उनके बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था कि वो किस लाइन के आदमी हैं। और वहां मैंने उनकी हरकतें देखी कि किसी दिन देखा कि साहब वो सुबह से शाम तक ग्रुप में थे ही नहीं। शाम में मिले तो पूछा भाई कहाँ हो कुरैशी साहब, खैरियत तो है? कहते वर्ल्ड बैंक में मेरी मुलाकात थी, यहाँ मुलाकात थी, वहां मुलाकात थी। तो वो कुछ लोगों को वो पाले रखता है अमेरिका अपनी पसंद के मुख्तलिफ मुल्कों में। तो जाहिर है जो आदमी अमेरिका की गुड बुक में होगा वही जाहिर है वहां की फौज और ISI के नजदीक होगा और अंदर की खबरें जानता होगा। हम आप पत्रकार में बहुत सी चीजें नजदीक से इस तरह से तजर्बात के नतीजे में हम ये कह सकते हैं। अच्छा, ये बहरहाल ये असल में इस किस्म की चीजें मैं इसलिए भी शेयर कर लेता हूं कि आम लोगों को पता चले कि पत्रकार किन किन चीजों से कैसे कैसे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर के लोगों तक पहुंचाता है। अच्छा, अब पाकिस्तान से और भी जो खबरें हैं वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन क्या कुछ है इमरान खान का। जी, इमरान खान को तो सब जानते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारी डिग्री ऑक्सफोर्ड से लिए हुए हैं और वो वहाँ के बाकायदा एक अलमुनी हैं। तो अब जो उनका कहानी ये है कि ऑक्सफोर्ड के चांसलरशिप की जो है वो इलेक्शन जो है वो ओपन हो गई है, जो कि ऑनलाइन उसका नॉमिनेशन उन्होंने अनाउंस किया है और इमरान खान ने उसमें अप्लाई भी कर दिया है। और वहाँ पे उन्होंने मतलब ऑक्सफोर्ड में या इंग्लैंड में या लंदन में उनके जुल्फी बुखारी भी बैठे हुए हैं, उनके जो PTI के
मतलब वहाँ के इंचार्ज हैं लंदन के। लंदन एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज मतलब पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं। वो उनके और कई वकला जो हैं लंदन में, वो सब लगे हुए हैं कि इमरान खान को वो इलेक्शन जितवा दे, ऑक्सफोर्ड वाला। और जब वो चांसलर बन जाएंगे तो फिर खेल पाकिस्तान में होगा कि कैसे वो ना छोड़ेंगे, कैसे मतलब आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ उनको लंदन जाने से रोक देंगे या क्या करेंगे, वो तो आगे की बात है। अभी जो तैयारी हो रही है कि अक्टूबर में ये इलेक्शन होने वाला है और ये सारे इलेक्शन ऑनलाइन होगा, और इसमें जो वोटर हैं वो जो जिनका ऑक्सफोर्ड से वास्ता है, जो वहाँ पढ़े हुए हैं, वही वोटिंग लिस्ट में है। तो अब जो बात अभी जो चर्चे में आ रही है वो ये कि पहले तो उनका नॉमिनेशन फाइल हो गया है, अभी मंजूरी नहीं मालूम है कि वो मंजूरी अभी हुई है कि नहीं हुई है। उसके अभी अभी डेट्स हैं, शायद वो अभी डेट वो नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। और 4 तारीख को इलेक्शन है, 4 अक्टूबर को, और 20 अक्टूबर को उसका जो है अनाउंसमेंट है। तो अभी ये हलचल जो है वो चल रही है, लोग अपने अपने तौर पर कयास लगाए हुए हैं, और ये बाकायदा जेल से ही इन्होंने नॉमिनेशन अपना फाइल कर दिया है, और इनका नॉमिनेशन तो फाइल हो चुका है। अब वो रिजेक्शन का कोई देखिए, पिछले दिनों अमेरिका का कोई साहब मिलने आए थे वहां पर जेल में, उसके बाद ये खबर आ रही है। इसका मतलब कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग कुछ बन रही है कि इनको जेल से निकालने का कोई रास्ता निकाला जाए। बहुत मुमकिन है, अगर जैसा कि आपने भी अंदाजा जाहिर किया। अच्छा, वक्त चूंकि कम है, हमें बांग्लादेश पर भी डिस्कस करना है। बांग्लादेश से क्या शेख हसीना की मुश्किलात बढ़ने की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ है? देखिए, बांग्लादेश में अभी मोहम्मद यूनुस जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड हैं, उन्होंने इनके जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं हसीना वाजिद के, वो रद्द कर दिए हैं। और उनके साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं उनके लिस्ट में जो कि एम्बेसडर वगैरह थे बांग्लादेश के किसी और मुल्क में, जिसको शेख हसीना वाजिद ने अपॉइंट किया था। उन सब के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो हैं वो रद्द कर दिए हैं। तो अब यह है कि इनका मूवमेंट बंद हो गया है। अब ये किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकती हैं, जा सकती हैं उस पासपोर्ट के को लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा जो फैसला इसके साथ हुआ है कि वहां जो बीएनपी पार्टी है, जो कि अवामी लीग शेख हसीना वाजिद के अपोजिट पार्टी है, जो खालिदा जिया से रन कर रही है, तो वहां के जो उसके अभी जो करता धरता है या जो मैन इन फील्ड जो कमांडर है, उनका नाम है आलमगीर। उन्होंने बाकायदा मांग कर लिया है कि शेख हसीना पे अब जो है 44 मुकदमे आज के डेट तक दायर हो चुके हैं अलग अलग अदालत में, उसमें मर्डर भी है और तरह तरह की चीजें। उन्होंने कहा कि अब तो वो मुजरिम है बांग्लादेश की, और हिंदुस्तान को कहा कि उनको आप भेज दीजिए यहाँ, और हम उनको ट्रायल करेंगे और हम उनको जो भी कुछ होगा वो देंगे। तो ये बड़ी खबर है कि इंडिया यानी उन्होंने एक तरफ पासपोर्ट कैंसिल किया, दूसरी तरफ एक्स्ट्रेडिशन मांग ली। इसका मतलब मजबूर कर दिया कि उन्हें यू टर्न लेकर के ढाका ही जाना पड़ेगा। अभी तक की तो मतलब कोशिश यही है ना? जी, ये दोनों दो मुख्तलिफ लोग हैं। मोहम्मद यूनुस जिन्हें ये मांग नहीं की है, हाँ। ये बीएनपी वालों ने मांग की है, जो उनकी अपोजिट पार्टी है। और बीएनपी और अवामी लीग वो उसी तरह से जैसे कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पे है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में है। तो वो तो बीएनपी का मांग है, वो उसको मतलब कितने हद तक ऑफिशियल मांग कर सकते हैं वो नहीं, जब तक वो कोई कोर्ट नहीं अगर उनसे कहती है, या कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती है इंडिया को, या बल्कि उनके वहां के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नहीं कहती है, तब तक तो वो एक खबर ही रहेगी, उस पर कोई बहुत सीरियसनेस नहीं है। जो तीसरी बहुत बड़ी खबर है बांग्लादेश से कि वो है तीस्ता रिवर के हवाले से। वहां पे ढाका में अभी कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिनमें एक मोहतरमा है जो कि एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट की, इंटरिम गवर्नमेंट की, जिनका वाटर और इन्वायरमेंट और ये सब चीजों के ऊपर वो उनको एडवाइजर मुकर्रर किया गया है। उनका नाम है सैयदा रुखसाना रिजवाना हसन रिजवाना हैदर। तो ये जो है, इन्होंने कहा कि वो तीस्ता रिवर का मैटर उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक तो कुछ सॉल्व नहीं किया, और ममता बनर्जी हर वक्त उसमें बीच में आ जाती हैं, और ये कई सालों से मतलब एक 10 साल से 15 साल से ये जो बांग्लादेश इससे सफर कर रहा है, तो वो उसको लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने वाली है। ये ऐलान उन्होंने कर दिया है, और जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा तब तो जाहिर सी बात है कि दोनों मुल्कों की सुनवाई होगी। और कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बांग्लादेश के हक में भी जो है फैसला दिया है,
जिसको इंडिया ने बाद में माना है। उसमें कई आइलैंड्स हैं और कई जगह हैं जिसकी जो इंडिया के कब्जे में थी लेकिन बांग्लादेश की टेरिटरी थी, तो इंडिया ने उसको फॉरगो कर दिया और हट गए। तो अब वो तीस्ता रिवर जो है वो ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के हाथ से बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो एक ट्रम्प कार्ड इसको बनाए हुए थे कि मतलब बांग्लादेश हमारे मतलब कंट्रोल में रहे और हमारे जो है अधीन रहे। अब ये जो उन्होंने थ्रेटन नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा कि हम फोर्सफुली उसको जो है उसका फैसला करवाएंगे। उनका ये कहना है कि और बांग्लादेश को शिकायत भारत से ये है कि जब बरसात का मौसम होता है तो सारा पानी छोड़ दिया जाता है, और जब ऑफ सीजन होता है, जब पानी की कमी होती है तो पानी रोक लिया जाता है। तो दोनों हालत में बांग्लादेश को पानी की कमी भी और पानी की ज्यादती भी दोनों परेशान करते हैं। मैं एक बार गया हूं ढाका एयरपोर्ट पे, जब जहाज उतरता है तो उसके आसपास ऐसा लगता है जैसे चावल वाली खेती होती है, पानी भरा हुआ खेतों में, वो उसके बीच में हवाई जहाज उतरता साल के अक्सर मौकों पर। अच्छा, अब एक जो सबसे अहम चीज है जिससे मैं समझता हूं भारत की जो पड़ोसी मुल्कों के साथ पॉलिसी है उसको सवाल उठाया गया है, वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम अपने आप खुद मियां मिट्ठू बने रहें और हम कहते रहें कि हम विश्व गुरु हैं, हमारी इमेज पड़ोसी मुल्कों में क्या है, वो क्या कुछ है? जी, इसके लिए मीडिया स्टार वर्ल्ड को और हमको ये मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इसलिए कि ये मुझे बांग्लादेश से बंगाली जबान में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यूनुस समद साहब एक जर्नलिस्ट है वहां पे, उन्होंने मुझे भेजा, जो कि ये खबर जो है वो वहां के प्रथम ऑलो करके एक बंगाली अखबार है उसमें छपा था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको किसी तरह से पढ़ लें या कुछ कर लें, तो उस खबर का जो ये है कि वो एक जॉइंट स्टेटमेंट है, 3 मुल्क के बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं, जिनमें बाकी लोगों को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसमें 2 बांग्लादेशी है, वो भी काफी बड़े लोग हैं। ये स्टोरी अगर आप देखना चाहें तो वो इंटरनेट में मेरी स्टोरी अभी चल रही है, बहुत सारे वेबसाइट वालों ने उसको लगाया है। और उसमें जो हम नेपाल के एक साहब हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं, वो है एडिटर और पब्लिशर, उनका नाम है कनकमणि दीक्षित, और वो एक अखबार वहां से पत्रिका निकालते हैं, मैगजीन निकालते हैं, हिमाल करके। उसमें मैं कई साल लिखा है, मैंने लिखा था उसमें, तो वो मुझे, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। उनके भाई हैं कुंडा दीक्षित, उनको भी मैं जानता हूँ, तो वो उनका नाम भी वहां पे है। और नेपाल से भी 2 लोग, श्रीलंका से 2 लोग हैं। इन 5 लोगों का जो है और ये तीनों मुल्क का जो है वो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है, और इन तीनों लोगों ने अपने अलग अलग मुल्कों के अंदर इंडिया ने कैसे उनको मतलब एक तरह से कंट्रोल में किया हुआ उनके मुल्क में, और जिससे उनकी जो पूरी मुल्क के अंदर जो खलफशार हुई। और उन्होंने कहा है जो कि बांग्लादेश में जो अभी खलफशार आया है उस पर उन्होंने इंडिया को ब्लेम किया है। वो आज के बारे में नहीं, वो काफी लंबी तरह उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो ऑटोक्रेटिक रिजीम को सपोर्ट करता है, जो कि हसीना वाली है, उसके बाद उनके थ्रू अपना काम कराता है। और वो जो है इंडियन पॉलिटिशियन के लोग इंडिया को लिवरेज करते हैं, यहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं वो लिवरेज करते हैं, बिजनेसमैन जो है वो लिवरेज करते हैं, और इस तरह से वो पूरे कंट्री पे इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली, कल्चरली सब पे इंडिया जो है काबिज हो गया है। और फिर वो नेबरहुड पॉलिसी क्या है, वो तो इंडिया का ही पार्ट है। उन्होंने ये कहा कि अब जैसे बांग्लादेशी वालों ने कहा कि बांग्लादेश की जो ज्योग्राफी है वो यूज की जा रही है इंडिया नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, बिना हमारे इजाजत के। हसीना ने जो है वो इजाजत दे दी है कि आप बांग्लादेश को यूज करके इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में अपने जा सकती है। तो उन्होंने बहुत ही गम और गुस्सा जाहिर किया है कि इस वजह से जो है वहां के जो अवाम है वो मतलब अपने रिजीम को वो नहीं मतलब सराहती है, और उसका अल्टीमेटली जो उसके पशे पुष्ट है वो इंडिया है। और उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी जो इंडिया की है वो बांग्लादेश की है, उसको तो कोई आदमी चेंज नहीं कर सकता, जो नेपाल की ज्योग्राफी है उसको कोई नहीं चेंज कर सकता, श्रीलंका की जो ज्योग्राफी है। तो अब ये ज्योग्राफी जो है वो तो मतलब ये है कि कैसे इंडिया उसको अपना इस्तेमाल करे। तो बहुत उन्होंने, अब श्रीलंका वालों ने कहा है कि उसमें श्रीलंका के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट IPKF फोर्स से है, इंडिया ने जो है अपना IPKF फोर्स भेज दिया। और उसके बाद जो है इंडिया ने कहा कि हमको LTT से खतरा है,
इसलिए हमने IPKF भेजा। और IPKF के लिए जो LTT को बनाया वो LTT इंडिया ने बनाया हुआ था। तो पहले तो वो जो टेररिस्ट संगठन है वो इंडिया ने बनाया, अब उसको मतलब कम करने के लिए इन्होंने IPKF भेज दिया। तो इस तरह की पॉलिसी जो इंडिया इख्तियार कर रही है, और उन्होंने अभी अडानी का भी बात की उन्होंने कि मान न मान खामखा उन्होंने अडानी को भेज दिया कि जाइए वहां पे आप पावर एनर्जी प्रोजेक्ट और विंड प्रोजेक्ट जो है इस्तेमाल कीजिए और ये कीजिए। तो इस तरह से इंडिया जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। उसी तरह से नेपाल पे भी उन्होंने, जो नेपाल के लोग हैं उन्होंने भी जो कहा कि हमारे वाटर का जो उनका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो उनका जो रिसोर्सेज है उसको इंडिया कंट्रोल करना चाहती है। पानी जो है और बिजली जो है वो नेपाल में बना करके इंडिया के अंदर जो है वो लाना चाहती है और अपने टर्म्स पे लाना चाहती है। तो उन्होंने यही कहा कि यही अच्छा होता कि हमको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, आप अपने यहाँ खुश रहिए, हमको अपने यहाँ खुश रहने दीजिए, एक दोस्ताना माहौल जो है बना के रखिए, ताकि हमारे यहाँ जो है इस तरह के जैसे बांग्लादेश में अभी खलफशार हुआ है वो दूसरे मुल्क में ना हो। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अगर आप देखें तो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है, उसपे इन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया, हालांकि पाकिस्तान का सेक्रेटरी नहीं था। उन्होंने कहा कि इंडिया हमेशा कहती है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, हम लोगों का ये कहना है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं बनने के लिए। ये पूरा सार्क और ये सब, ये इंडिया कहती है कि साहब पाकिस्तान ने उसको मतलब सबोटाज कर दिया है। हमारे कहने के मुताबिक इंडिया ने पूरे साउथ एशिया को पाकिस्तान का बहाना बना के सार्क को सबोटाज कर दिया है। मालदीव का भी नाम लिया उन्होंने कि मालदीव कुछ हो रहा है, वो भी वही पॉलिसी है इंडिया की, जो नेबरहुड पॉलिसी है, जो बांग्लादेश में काम होती है, नेपाल में काम होता है, श्रीलंका में काम होता है, वही मालदीव में हो रहा था। मालदीव में भी जो है वो जो है बिल्कुल रुख बदल दिया। तो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट पहली बार उन लोगों ने मिल करके शाये किया, क्योंकि इंडिया के हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया तो इसको शायद नहीं कर सकती थी, तो वो हमारे पास आ गया और वो बांग्लादेश में शाया हुआ हमारे पास आ गया, और अब हम मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ उसको शेयर कर रहे हैं। मुझे जैसे आप LTT और भारत और श्रीलंका वाली बात कह रहे थे, मुझे याद आ रहा था, देखिए पत्रकार वही है जो पूरी ईमानदारी से बात रखे और सबूतों के साथ रखे। LTTE और वो राजीव गांधी के जमाने में IPKF वहां गई, वो सब चीजें भी हम कवर करते थे एक जमाने में। चेन्नई तक भी मैं आता था जब उस वक्त मद्रास होता था। कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलने की कोशिश करते थे, खबरें निकालने की। लेकिन मुझे याद आ रहा था जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने दाइश को, ISIS को बना करके सीरिया और शाम में भेजा, और फिर बाद में अमेरिका बहादुर उन्हीं को कंट्रोल करने के नाम पर आकर के बैठ गया। तो ये तकरीबन हमारी हालत वही थी। श्रीलंका वालों को उस वक्त भी ये शिकायत थी कि कल आप उन्हें हथियार दे रहे थे, आज आप उनको मारने पीटने के लिए आ गए, ये क्या हुआ। तो तकरीबन उसी तरह से इराक में भी और सीरिया में भी अमेरिका बहादुर इस वक्त जो बैठा हुआ है वो ये कह करके बैठा है कि हम आतंकवादी संगठन को खत्म करेंगे, दाइश को। लेकिन ये जो दूसरे मुल्कों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है उनकी मर्जी के खिलाफ, वो बहुत गलत है। मेहमान कोई बनाए तो ठीक है, आप जाइए, लेकिन अगर आपको कोई मेहमान मान ही नहीं रहा और आप वहां कुछ दखल देंगे तो जाहिर है नाराजगियां तो होंगी, और ये नाराजगी बहुत मुमकिन है कि वो सही हो जो कुछ उन्होंने कहा है। भारत को भी, हमारे विदेश मंत्रालय को भी सोचने समझने की जरूरत है, और अपनी बड़े की इज्जत बड़प्पन में है, ना कि कुछ छोटा करके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब। आपसे जब साउथ एशिया के बारे में बात होती है तो इस प्रोग्राम में कई मुल्क एक साथ कवर हो जाते हैं और हमारे दर्शक भी काफी पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।